दोस्तों, ये दिन देखने के लिए सबसे पहले जिगरा चाहिए विश्वास का। ओजल की रैंक थी 22,000 पे, कॉलेज मिल गया था, मैंने कहा छोरी छोड़ के आजा। आज 22,000 से थे, बचीट 95 पे है। स्वीटी रैंक थी 25,000, कॉलेज मिल रहा था, बच्ची जुड़ी थी परिवार से भी, मैंने कहा छोड़ो एक साल और दे दो, रैंक है आज उसकी 98, एक 95 पे है। इंटेलिजेंसी, हार्ड वर्क, सब बात की बात है। उन्होंने विश्वास किया आपके बॉस पे, आपकी सीएलसी पे, कि आज वो 22 से 25,000 की रैंक को दे बचीड़ और 95-98 पे हैं। इससे सबसे पहले जिंदगी में कुछ है वो हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार, जहां आप लोग बैठे हैं, जैसे आगे बढ़े फूल बरसाते हुए, और ये महसूस कर फूल बरसाएं कि हम भी सफल होंगे अगली बार, अगले सीएलसीएस हम पे फूल बरसाएंगे। पहले 100 में 2 बच्चे, दोनों हमारी क्लासरूम के, दोनों हमारे सीएलसी के। आप 11th करके 12th में आए, 12th में आपका स्कोर रैंक थी 22,000, आपने एक्सटेंड किया, रैंक आपकी 95। जोरदार तालियां बजाएं। आप 12th अपने लक्ष्मणगढ़ जो यहां है वहां से एक स्कूल है चौधरी घटसीराम, वहां से पढ़ के आए, एक ड्रॉप लिया, कुछ नंबर कम रहे, वापस ड्रॉप लिया, लास्ट आपकी रैंक थी 25,000, कॉलेज आराम से मिल सकता था, मिल रहा था, ड्रॉप लिया, आज आपकी रैंक 98। ओबीसी में आप 24 नंबर पे हैं, आप 25 नंबर पे हैं, 2 लगातार रैंक पे कब्जा हमारी छोरियों का है। और आपको पता होगा एम्स दिल्ली में ओबीसी की 33 सीट है, हमारी तो 24-25 में है। आप दोनों 100% वहां हैं। कुछ बच्चे वेटिंग के साथ भी, कुछ बच्चे साउथ के कुछ बच्चे होते हैं दिल्ली एम्स ज्वाइन नहीं करते, वो साउथ में अपनी कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं 1 या 2 बच्चा हमारा और भी इसमें सेलेक्ट हो सकता है एम्स दिल्ली के लिए, वो बात की बात है, काउंसलिंग की बात ही बात कर पाएंगे। दोनों बेटियां आप रही, 1 साल तो रहे शाकंभरी हॉस्टल में 12th में, अगली बार रहे आप कलाम हॉस्टल में, आप रहे नाथ में थे, रांची में थे, आगे से बात। तो ये कलाम और कृष्णा उन दोनों, ताले बजाओ बिल्डिंग को देख के, उनको दोनों को देखो, उनकी देन है। और दोस्त क्या होता है इसका एग्जाम्पल ओ जो देखो, इसकी फ्रेंड जो है लड़की, नाम क्या उसका, रजत सोकन, हरियाणा की बच्ची, जिंदगी उसके लास्ट 600 नंबर थे, आपकी रूममेट रही, वो लड़की भी 690 नंबर पे, उसकी ताली बजाएं। आप 715 पे हैं, आपके फ्रेंड का स्कोर 690 है, एक रूम से दोस्तों उसकी रैंक 2,500 पे है, आपकी रैंक अंडर 100 है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, 2014 में, पर उस समय पूरे देश में नीट नहीं होता था बेटा, तब साउथ नीट में शामिल नहीं था, कुछ स्टेट शामिल थे। तब अपने सीएलसी के 2 बच्चे पहले 100 में आए थे, कैलाश बांगड़वा और हेमंत सोनी, जो आज दोनों मौलाना आजाद। तब एम्स अलग होता था, एम्स अलग होता था, नीट भी पूरा देश का नहीं होता था, अभी पूरे देश का एक नीट है, एम्स शामिल है। तो एक की रैंक थी उस समय 67, एक की थी 72-73 के आसपास। ओबीसी में एक का रैंक 9वां था, एक का 11वां था। आज आप भी उसी कंटिन्यू रैंक पे 24-25 पे। 2014 में आपके 100 में 2 बच्चे थे, उसके बाद हमारी चारू यादव की रैंक 82 थी। उसके बाद ये 2024 में बाबा के 100वें जन्मोत्सव पे फिर गिफ्ट मिला है। रिजल्ट 3 बार आया नीट का, पता है इस बार, पहले रिजल्ट आया, फिर ग्रेस मार्क्स अठे, फिर एग्जाम दोबारा हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला आया, फिर बोनस अठे। दही को बिलोने के बाद जो मक्खन बना है वो आपके बिल्कुल चूंटिया घी बोलते हैं गांव में, ये प्योर बिल्कुल कहते हैं शुद्ध देसी घी के रूप में। ये 2 बेटियां हमारी, एक 95 पे है, एक 98 पे है, पहले 100 में है। दोस्तों कहना बहुत आसान है, लेकिन 100 में आना इस देश में जहां 27 लाख 25 लाख बच्चे बैठते हैं, पूरे देश का बच्चा एग्जाम देता है। जो बच्चे घर पे रहते हैं, पता नहीं घर वाले क्या क्या देते हैं सुविधाएं, उसके बाद बच्चे सिलेक्शन निकाल पाते हैं।
ऐसा ही कुछ बनना है आपको भी। इन्होंने भी आपकी जगह 12 महीने पहले ये भी यहीं बैठे थे और इस मंच पे आने वाले जो नौनिहाल थे उनको अपने सपने के रूप में देखा था, एक टारगेट के रूप में देखा था, एक अपना आइडियल उसी को बनाया था। जैसे मुझे ओजल की बात भी याद आती है, ये जब सीएलसी आई थी 11th पास करके 12th में जब यहाँ पे आई थी, इसने आइडियल बनाया था लॉकडाउन के बाद में चारू यादव को, और आज ये उसी आइडियल के पास जा रही है, एम्स दिल्ली जा रही है। तो सपना देखना जरूरी है, उस सपने को पूरा करने के लिए रात दिन प्रयास करना जरूरी है। हो सकता है किसी 1-2 माइनर में हम थोड़ा सा 2 कदम पीछे रह जाएं, लेकिन आगे आने वाले माइनर में वही 2 कदम छलांग लगानी जरूरी है, और इन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है। जैसे मैं स्वीटी की बात करूं, 3rd ड्रॉप में बच्ची सिलेक्ट हुई है, कहीं ना कहीं मार्जिन केस में आके रह गई थी, 606 पे रह गई थी, उससे पहले 500 की सीरीज में रह गई थी, लेकिन हर बार इसने नीट से एक ही बात कही कि प्रयास किया है इसने। और हरिवंश राय बच्चन साहब की पंक्तियां ये मन ही मन दोहराती गई। वो पंक्तियां क्या थी कि झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, अब और झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। नीट से कह रही है बच्ची कि तेरे सवालों से मैं डरने वाली नहीं हूं। हो सकता है इस बार 4 सवाल दूर रह गई हूं, लेकिन आगे आने वाले नीट के पेपर में मैं वो 4 वाला कदम भी दूर करूंगी। 606 से जंप करके मैं 715 भी लेकर जाऊंगी। तो झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, अब और झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, सोना बन के निखरेंगे ये। तुम कब तक इनको रोकोगे, तुम कब तक इनको रोकोगे। बस ये जज्बात जरूरी है, ये जज्बात जगाने जरूरी है, और उन जज्बातों को पूरा करने के लिए बस दिन रात मेहनत करना जरूरी है। उनकी बात सुनना बड़ी जरूरी है। इनका मैं भी एक जस्ट लाइव करके आया हूं। जब भी कभी आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, फोन करें। 28 जुलाई को सीएलसी सीकर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे इन दोनों बच्चियों का, इनके पेरेंट्स का एक बहुत सुंदर लाइव, मैं मेरे घर पे पूजा के स्थान पे श्रावण में जब पूजा करता हूं करके, बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही, बहुत अच्छा बोले पेरेंट्स। वो आपके पेरेंट्स के बहुत काम कर। कभी तुम लोग फ्री हो छुट्टियों में तो एक बात सुनना है बच्चे क्या कहते हैं। गणपत ने प्रथम मनावा जी, गणपत ने गणपत ने प्रथम मनावा जी, गणपत ने मनावा 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 गणपत ने प्रथम मनावा साथ रहें। एक शब्द होता है इंग्लिश में प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, जिसको हमारी भाषा में बोलते रिद्धि सिद्धि। तो गणेश जी क्या करेंगे? रिद्धि सिद्धि लेकर आओ जी गजानन, रिद्धि सिद्धि लेकर आओ जी गजानन। जो शब्द आप कह रहे हैं इसका अर्थ है कि मेरे घर में प्रोस्पेरिटी आए, समृद्धि आए, सुख आए, यश आए, कीर्ति आए, धन आए, लाभ आए। रिद्धि सिद्धि लेकर आओ जी गजानन, रिद्धि सिद्धि लेकर आओ जी गजानन, आओ जी गजानन, बैठो जी गजानन। पग में देवा थारे घुंघरू बांध कर, पग में देवा थारे घुंघरू बांध कर, घुंघरू बांध देवा घुंघरू बांध कर, घुंघरू बांध देवा घुंघरू बांध कर। फिर क्या करें? सीएलसी में नाच नचावा जी,
गणपत ने प्रथम मनावा जी, गणपत ने प्रथम मनावा जी, गणपत ने। मेरा आपसे एक निवेदन है, इस धरती पे लोग पैदा होते हैं, सब बराबर से होते हैं, लेकिन जब इस धरती से जाते हैं तब एक अलग डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट करके चले जाते हैं। कुछ लोग तो महलों में पैदा होते हैं, झोपड़ों में जाके मर जाते हैं। ऐसे भी देखे मैंने, पैदा महलों में हुए थे, अपने कर्मों के कारण महल बिक के झोपड़े बन जाते हैं। और कुछ झोपड़े ने फुटपाथ पे पैदा हो, झोपड़ों में पैदा होकर भी महलों से उनकी यात्राएं निकलती हैं। वही बात कोचिंग के साथ है। कुछ लोग सामान्य से बच्चे आते हैं और वापस यहां से जाते हैं सिलेक्ट होके, तो इस तरह सफल बच्चे बन जाते हैं। कई बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, बट यहां पता नहीं कौन सी उनको हवा लगती है। मैं ऐसा मानता हूं कि सीएलसी में आके बच्चा नहीं पढ़ सकता, दुनिया में कहीं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी मेंटरशिप दुनिया की किसी कोचिंग में आपको मिल नहीं सकती है। मैं दावे से कह सकता हूं, जिसका मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरी टीम के बलबूते। सीएलसी एकमात्र संस्था है जहां कैंप लगता है। सीएलसी एकमात्र संस्था है जहां राउंड द क्लॉक, राउंड द कैलेंडर काम किया जाता है। राउंड द क्लॉक एंड राउंड द कैलेंडर, 24 घंटे 365 दिन काम होता है। सीएलसी एकमात्र संस्था है जहां एग्जाम के पहले मैराथन के नाम से मेरी वो फैकल्टी जो बहुत एक अच्छे स्टेटस पे जीती है, वो रात को 11 से 12 यहां आपके डाउट्स बताती है। सीएलसी वो संस्था जो देश के हाईएस्ट टेस्ट कराती है। सीएलसी वो संस्था है जिसके टेस्ट से ज्यादा एग्जाम में आते हैं। सीएलसी वो संस्था जो हर क्लास का मेंटर होता है। सीएलसी वो संस्था है जिसके हॉस्टल में बच्चे रह के भी हिंदुस्तान की 100वीं रैंक में आ जाते हैं। इसलिए प्यार से बोलो जय 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 जय। मेरा ऐसा मानना है कि राम का नाम जिसके सामने आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम आके भी किसी व्यक्ति के दिमाग में सद्भाव की वेव पैदा नहीं हो, वो मेरे हिसाब से पत्थर है, इंसान तो नहीं है। जिस व्यक्ति ने पिता के एक वचन देने पे राज दरबार छोड़ के, राज छोड़ के जंगल चला गया, वो व्यक्ति जिसने लंका को हरा के राज उसके भाई को दे के आ गया, वो व्यक्ति जिसने अपने प्रजा के कहने से अपने धर्मपत्नी से एक ये बात अधूरी है, मां सीता को उसने वापस वनवास दिया। पर आप अगली बात ध्यान सुनना, ध्यान नहीं हो तो किसी को। उसके बाद उस समय के राजाओं में 2, 3, 4 शादियां करना कोई बुरी बात नहीं थी। दशरथ खुद के 3 बीवियां थी, भगवान राम भी शादी कर सकते थे, उनको दूसरा विवाह नहीं किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जब राम की सबसे बड़ी परीक्षा हुई, वो ध्यान है क्या है, जब मां सीता जंगल में थी तो राम को यज्ञ करना था। और यज्ञ में होता है कि यदि व्यक्ति की पत्नी जिंदा हो, धरती पे नहीं हो तो अलग बात है, इस धरती के किसी भूखंड के भाग पे पत्नी जिंदा हो तो यज्ञ में पत्नी साथ बैठती है। अब लोगों ने कहा जो नेगेटिव थी, अब राम क्या करेंगे, क्या दूसरा विवाह करेंगे या मां सीता वापस लाएंगे? तो उसका एक हर धर्म में कोई ना कोई उसका ऑप्शन होता है। उसका ऑप्शन था कि आप सोने की एक स्त्री का रूप बना के उसके साथ एक में बैठ सकते हैं। भगवान राम ने उसका अनुसरण किया, इसलिए भगवान राम सबके दिल में बसते हैं। दोस्तों कभी ध्यान से सुनना, यहां बहुत से गांव के हम ग्रामीण लोग बैठे हैं, गांव में कोई व्यक्ति बुरा काम करता तो हम कहते हैं तेरा राम निकल गया क्या, मारवाड़ी की भाषा में, क्या तेरा राम निकल गया क्या? इसका अर्थ क्या है कि तूने ये जो काम किया है ये तू तभी कर सकता है जब तेरे अंदर बैठा हुआ राम तेरे से बाहर निकल गया। यदि राम तेरे अंदर होता तो ये काम तू नहीं करता। जो बेटियां बैठी हैं, आप कितने इंपॉर्टेंट है परिवार के लिए, कितनी महत्वपूर्ण है। सुनना, गांव में कोई व्यक्ति गलत काम कर दे तो लोग ये कहते हैं अरे बेटी के बाप तूने ये क्या किया। कोई नहीं कहता अरे बेटे के बाप तूने ये क्या किया, अरे बेटी के बाप तूने ये क्या। इसका अर्थ है कि तू बेटी का बाप है, तू जिम्मेदार व्यक्ति है, तू ये काम नहीं कर सकता। तो सोचो बेटियों, आप कितने ज्यादा इस समाज, परिवार और हमारे सबके लिए अहमियत रखती हो। इसलिए हमेशा अपने परिवार की इज्जत, परिवार के आंचल को इतना साफ रखना कि आने वाली पीढ़ियां प्राउड कर सके हम सब पे कि हाँ एक अच्छी बेटी हमारे हैं, जैसे आप स्वीटी है, ओजल है। तो राम हम सबके घट घट में बसते हुए राम है। तो एक बहुत प्यारी लाइन है दो, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम देख लो दिल के इस नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम
गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ओजल राव है और मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। मैं सीएलसी क्लास 12th में आई थी। क्लास 11th मैंने रेवाड़ी स्कूलिंग करी थी और जब मैं यहाँ पे आई तब इससे पहले मैं किसी और कोचिंग में कभी गई नहीं थी। तो जैसे बॉस कहते हैं प्योरली मेड इन सीएलसी, मैंने दोनों साल सीएलसी से ही कोचिंग की है। तो 12th में कुछ रीजंस की वजह से मेरा स्कोर 612 रह गया था, जिस पे मेरी रैंक 22,400 थी। तो उसके बाद मतलब उस टाइम काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है कि आपको वापस आना चाहिए। लोग बहुत बोलते हैं कि अगली साल और कम नंबर हो गए तो और कुछ हो गया तो फिर हमें बॉस ने बोला कि वापस आ जाओ। और यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप कोचिंग में आ रहे हो, अगर आप सीएलसी आ रहे हो, तो आपको सिर्फ एक चीज़ रखने की ज़रूरत है जिसको विश्वास या ट्रस्ट बोलते हैं। आपका पूरा ट्रस्ट अपनी कोचिंग के अंदर होना चाहिए। आपको सीएलसी आने के बाद कोई भी कमी महसूस होगी नहीं, क्योंकि यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है वो एकदम बढ़िया है, किसी भी चीज़ की कमी होती नहीं है। मॉड्यूल के क्वेश्चंस एकदम अप्रोप्रिएट है और नीट लेवल के ही है। यहाँ पे इतने लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे 68 टेस्ट हुए थे और जो लास्ट के दिन थे, जैसे फरवरी के बाद में हमारी जो टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी वो ऑलमोस्ट डेली हमारे टेस्ट होते थे, जिनके क्वेश्चंस का लेवल एकदम नीट जितना था। और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी थी कि आप कोई भी क्वेश्चन देखो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ नया है या ऐसा कुछ मैंने कभी पढ़ा नहीं है। तो सीएलसी आपको इतनी प्रैक्टिस करवा देती है कि आपको अपना ऐसे दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती नहीं है। जो आपको प्लान दिया जा रहा है सिर्फ आप उसको फॉलो करते रहो, टेस्ट कभी भी छोड़ना नहीं है। और जैसे ज़्यादातर रिपीटर या ड्रॉपर जो होते हैं वो क्लासेस स्किप करना चाहते हैं कि जैसे बायो की क्लास छोड़ दी या ये टॉपिक तो मेरे को आता है तो मैं क्लास नहीं जाऊँ। तो क्लास कभी भी नहीं छोड़नी होती, बायो की क्लासेस तो बिल्कुल नहीं छोड़नी होती। मतलब आप उनमें भी नोट्स लो, क्योंकि अगर आप नोट्स लोगे तो आपको काफ़ी मोटिवेटेड महसूस होगा और क्लास में अटेंशन स्पैन भी ज़्यादा रहता है अगर आप नोट्स लेते हो। अगर आप वैसे ही बैठे रहोगे तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आने वाला, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो और मैं यूँ कहना चाहूँगी कि आप सीएलसी में बहुत सारे टेस्ट होंगे और आपके नंबर किसी भी टेस्ट में ऐसे है नहीं कि हर टेस्ट में सेम नंबर है। हर टेस्ट में आपकी जो मेंटल स्टेट होगी वो अलग होगी, मार्क्स फ्लक्चुएट करेंगे। अगर आप ज़्यादा नंबर आ गए तो यूँ सोचोगे कि नीट में इतने ही थोड़ी आ जाएंगे, कम आ गए तो सोचोगे यही आ जाएंगे नीट में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो टेस्ट है वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जो क्वेश्चंस गलत हुए उन पे ज़्यादा ध्यान देना है और उन टॉपिक्स को वापस से रिवाइज कर लेना है। और ये मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि जो नीट का पेपर है वो सिर्फ बच्चे नहीं देते, पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो जो पेरेंट्स है उनको अपने बच्चों को बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जब भी उनके अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो उनको हमेशा बूस्टेड रखो, ताकि जो बच्चा है उसके ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस और बर्डन आए ना। क्योंकि इतने बड़े लेवल का जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको एंग्जाइटी वगैरह होगी कि अगर नहीं हुआ तो, या ऐसे ओवर थिंकिंग इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो अजीब अजीब ख्याल आना कोई अजीब बात है नहीं। तो इसीलिए पेरेंट्स का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हमेशा अपने बच्चे से पॉजिटिव बात करें, उनका मनोबल बढ़ाएं और आप सब लोग अच्छे से पढ़ते रहें, स्कोर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। तो ये ओजल के विचार थे, बड़ी सार गर्भित बात बच्ची ने कही। मैं अगली बच्ची को बुलाऊं तो बहुत बड़ी बात है, गार्जियंस बैठे हैं, ये बहुत से पेरेंट्स बैठे हैं बच्चों के साथ मकान लेके रहते हो तो ते दुख फालतू पाओ, मैं छोड़ दो हॉस्टल में 715 नंबर आओ तो आप घर आ जाओ, आराम हो, जिंदगी बढ़िया सेट को मत परेशान हो चाहे टाबर पढ़ने हॉस्टल में पढ़ सके। प्रमाण था समय दोनों हॉस्टल की ही, इसलिए अब भी फैसलो कर सको हो यदि घर डिस्टर्बेंस है, कोई रोटी टुकड़ों घर व्यवस्था हो रही है तो ओटी जा ठीक कर लो, टाबर हमारा हॉस्टल छोड़ दो, मैं कर दे कोई दिक्कत करो। क्यों भाई आ जाओ भाई, स्वीटी आए, अपनी बात रखें। 715 पे आपका रैंक 98, ओबीसी का रैंक आपका 25, एम्स दिल्ली की ओर आप मूव कर रहे हैं। ताली बजते थे बच्चे के लिए यार। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं सीएलसी में 3 साल रही, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ या मुझे अकेलापन सा महसूस हो रहा है। बॉस जो थे तो बॉस को लेकर के एक पिता की तरह ही अनुभूति होती थी और यहाँ का जो वातावरण है वो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। यहाँ पर आपको कभी भी ऐसे नेगेटिविटी फील नहीं होगी, आप किसी से भी अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं।
चाहे वो मैनेजमेंट टीम हो या अपने पढ़ाने वाले टीचर्स हो या आपकी वार्डन हो या फिर बॉस हो, बॉस भी अवेलेबल रहते थे। फिर बॉस की असेंबली का भी बहुत फ़ायदा मिला। फिर जब बॉस अपने चुनावों के कारण गए थे अपने गांव में, तो उस टाइम पे हमारे टीचर्स आते थे, कभी 3 तो कभी 5, तो वो भी उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी बॉस की। जो CLC का नाइट कैंप होता है, तो नाइट कैंप में आपकी सिटिंग पावर बहुत अच्छे से बढ़ती है। तो और जो CLC का स्टडी मटेरियल है वो पूरा NCERT बेस्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करवाई जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आलतू फालतू डाल दिया उसमें जिसका नीट से कहीं कोई वास्ता नहीं है। और जो हमारे टेस्ट पेपर्स होते हैं वो पूरे NCERT बेस्ड होते हैं। उनका सॉल्यूशन जो टीचर करवाते हैं उनमें हमारे सारे जो भी कॉमन डाउट्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। और मैं तो यही कहती हूँ कि जो रिजल्ट हॉस्टल में रह के आता है वो रिजल्ट घर पे रह के आप नहीं ला सकते। और CLC में अब मैं जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि मैंने कभी भी दूसरी कोचिंग मतलब देखी ही नहीं। पापा देख के आ गए जितनी भी कोचिंग, फिर उन्होंने कहा कि CLC बेस्ट है तो यही ज्वाइन कर। फिर उसके बाद मैंने दूसरी कोचिंग कोई देखी ही नहीं, वरना बच्चे ऐसे इधर उधर के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मैं अभी ये वाली कोचिंग सही नहीं है। फिर बच्चे सोचते हैं कि मैं वापस जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो दूसरी कोचिंग में चले जाते हैं, फिर वो कहीं के नहीं रहते। तो एक तो आपका लक्ष्य कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। मैंने तो जब मेरा एडमिशन हुआ था मैंने उसी टाइम कह दिया था कि मेरे को 700 प्लस स्कोर करना है और एम्स दिल्ली ही जाना है। अब वो तो किस्मत की बात होती है कि आपको वो मिले ना मिले, लेकिन आपकी सोच कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए। और पहले मैंने सोच रखा था कि मेरे को एम्स दिल्ली मिल जाएगी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में ऐसा लगा कि शायद नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके बाद में मुझे ऐसे पूरा भरोसा हो गया कि अब तो मिल ही जाएगी। और मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी वो हमेशा मोटिवेट करते थे, कभी ऐसे नहीं कहते थे कि बेटा नंबर कम कैसे आ गए तेरे, तू पढ़ाई नहीं कर रही क्या हो गया। बस यही पूछते थे कि क्या दिक्कत है तेरे को और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो बोल देना, हम तो वही प्रोवाइड कर सकते हैं, पढ़ना तो तेरे हाथ में ही है। और कभी भी मतलब टेंशन में मत आना, क्योंकि मेरे मार्क्स कम आते थे तो स्वाभाविक सी बात है अपने को डिप्रेशन तो हो ही जाता है। तो उससे बचने के लिए बॉस की असेंबली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही। इसमें मैं अपने टीचर्स को भी क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि जो क्लासेस होती थी तो उसमें हमारी जो फैकल्टी है तो वो बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी। लास्ट में टीचर्स भी पूछते थे कि बेटा कितने नंबर आए, तो टीचर जब पूछते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ ये पूछ रहे हैं तो अपने को भी अपनी कैपेसिटी से कुछ ज़्यादा ही करना है। थैंक यू पुत्र, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हॉस्टल में रह के 2 बच्चों ने बिल्कुल अपना एक एम्स दिल्ली सबसे बड़ा गोल जो होता है IIT बॉम्बे, वो सामने फोटो लगा हुआ है प्रशांत मीना का। इससे बात हुई तो वो तो कॉलेज चला गया, कॉलेज स्टार्ट हो गए उनके, वो कंप्यूटर साइंस में गया और 9 से बच्चा यहाँ आया। दोस्तों बड़ी मंजिल बड़ी सोच। अभी बात की स्वीटी ने की, मैं जब वापस रिपीट करने आई तो मेरा टारगेट था कि मेरे को दिल्ली एम्स जाना है। इसने कहा कि मुझे दिल्ली एम्स मिले ना मिले मुद्दा नहीं। मुझे इस पे किस्सा याद आ रहा है। हम इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे थे तो अब प्रैक्टिकल्स को सेशनल बोलते हैं, प्रैक्टिकल को सेशनल बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल्स 60% प्रैक्टिकल होते हैं, हमारे टीचर्स के हाथ नंबर होते हैं। तो हम 2-3 फ्रेंड बैठे थे ऐसे ही, तो एक मुझे आज भी याद है 30 नंबर का हमारा सेशनल था कोई, तो उसमें अक्सर टीचर 20-22 नंबर देते थे, टॉपर को 25 देते थे। तो मेरे साथ एक फ्रेंड बैठा था जो बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट था। टीचर ने पूछा भाई कितने नंबर चाहिए, बोला साहब पूरे 30 ही चाहिए। तो टीचर ने कहा यार मतलब माहौल ऐसा थोड़ा मस्त वाला था, बोले 30 तो कभी देते नहीं, तुम 30 क्यों मांगे। तो उस बड़ी प्यारी बात की, बोले भगवान से, माँ से और गुरु से कम क्यों मांगे, देना आपके हाथ में, दो या मत दो क्या दिक्कत है यार। जो आपने पूछा ही है, माँ से लड्डू मांगे तो पूरे मांगेंगे ना, भगवान से मंदिर का मांगता है कोई जाके। इसलिए खुद से एक मैं चीज जोड़ता हूं, भगवान से, मां से, गुरु से, खुद से कम क्यों मांगते हो यार। देने वाला उसके हाथ देता ही है। और इस बार मान के चलना कि एक अच्छा सा रिजल्ट जो बना है उसमें पूरी कायनात, पूरी एनर्जी, पूरी वाइब्स का साथ जो रहा। अब मैं इन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाऊं उसके पहले मैं चाहूंगा बिल्लू का एक अच्छा भजन हो जाए। बिल्लू जी आए, एक भजन हो जाए। बिल्लू जी, बिल्लू बहुत अच्छा गाता है, ये इसके अंदर पता नहीं आवाज कहां से आती है, बहुत अच्छी आवाज। ताली बजा मैं बिल्लू के लिए यार। बोले शंकर भगवान
बेलन के हसुआ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रघुतागा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रघुतागा ओम शिवे 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 रघुतागा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रघुतागा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रघुतागा शिव शंकर कैलाशपति है अंग भभूति रमाते हैं शिव शंकर कैलाशपति है अंग भभूति रमाते हैं जटाजूट में गंग विराजे जटाजूट में गंग विराजे बंदर को रचतागा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रघुतागा ओम शिवे 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 नमः शिवाय नमः शिवाय रघुतागा बोले ओ बोले तू रूठा दिल टूटा मेरे यार को मेरे प्यार के सगा भोले ओ भोले मेरे यार को मना ले। दोस्त रोज आवाज आना अंदर से आती है, मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले तो रूठा क्यों रूठा मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। वो दोस्त क्या कहता है, क्या पता भोले शंकर तो जहर पी गए थे, विष पी गए थे, तो वो कहता है मेरे भोले तेरे जैसे मैं जहर ना पी सकूंगा। ओ भोले तेरे जैसे मैं जहर ना पी सकूंगा। अगली लाइन सुनना, अब संगीत के म्यूजिक पे शब्द बजाएं, क्या बहुत प्यारी लाइन कहता है, मेरे भोले तेरे जैसे मैं जहर ना पी सकूंगा। जिस्म हूं मैं वो जान है मेरी, जिस्म हूं मैं, दोस्त कह रहा है रूठ गया, जिस्म हूं मैं वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी, प्यार मेरा तू जाने मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। भोले भोले फिर क्या कहता है, क्या होगा, भगवान को कह रहे तू महसूस कर,
एक बार किसी ऐसे व्यक्ति का दोस्त बिछड़ गया तो उसने जाके भगवान से कहा, ऐ आसमान वाले तू भी बिछड़ के देख, ऐ आसमान वाले तू भी बिछड़ के देख, होती है क्या जुदाई तू भी बिछड़ के देख। एक बात बताऊं दोस्तों, किसी मंदिर मस्जिद जो भी भगवान का स्थान है वहां जाओ, धन संपत्ति दौलत बाद में मांगना, एक बात मांगो कि मेरे परिवार का हर व्यक्ति सताई हो। उम्र है, सुख दुख चलते रहते हैं, मेरे घर का हर व्यक्ति सताई मतलब 100 वर्ष का, अपने 100 वर्ष उम्र मानते हैं, मेरे परिवार का हर व्यक्ति सताई हो, बाकी चीज अपने आप आती जाती रहती आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा भगवान से कि क्या होगा फिर तेरा गोरी जो रूठ जाए, शंकर तेरे माथे का चंदा जो टूट जाए, डम 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 रूना बाजे, डम 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 रूना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे, डम 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 रूना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे, यार मेरा नाम है यार को हरा दे, वो प्यार तेरी जगा दे, मेरे यार को बना दे, वो प्यार तेरी जगा दे, भोले ओ भोले।
दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। यहाँ भी एक भजन में बहुत कुछ कहा गया है, अब समझे शब्द क्या है जी। क्या कहता अगला लिखने वाला कि जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से एनसीईआरटी पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। पेपर आए ना सारा इसके अंदर से, इसके अंदर से इसको जोड़ते हैं अगली बार। जब से रामायण पढ़ ली है, एक सब कहें मेरे साथ, जब से रामायण। देखो स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करता है और दूसरा भी स्वीकार करता है कि जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। वो बात क्या है? यहां एक शब्द आएगा मारवाड़ी का, बहुत अच्छा लगता है मेरे को बोलने में उसमें, कि रावण मरे ना श्री राम के बिना। बिल्कुल बात मान लेते हैं जी कि रावण मरे ना श्री राम के बिना, अरे लंका बढ़े ना हनुमान के बिना। रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका बढ़े ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का लक्ष्मण 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 माना कि लक्ष्मण ने भगवान राम के साथ 14 साल जंगल में बिताए, वो उसका भाई का एक उदाहरण है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं, जिस भरत को राज मिला था, उसने भाई की अनुपस्थिति में भाई की खड़ाऊ को सिंहासन पर रख के राज किया। यार तो भरत का त्याग भी कम नहीं। एक बार भाई भरत के ताली बजाएं दोस्तों आप। लक्ष्मण का एक अपना त्याग था, उसको नकार नहीं सकते। मतलब राजा भरत, मेरा सौभाग्य कि मैं अयोध्या गया था तो दशरथ महल के जो महंत हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, एक अच्छे दोस्त भाई की तरह, उनके अंडर में ही, मतलब उनके पास 127 आश्रम है अयोध्या में। 17 अगस्त को आएंगे भी वो कृपालु महाराज। तो भरत कुटिया बोलते हैं, जहां भरत ने तपस्या की थी। मैं वहां रुक के आया था। वहां एक पेड़ है, आप साइंस के लोग हो, बोटनी पढ़ते हो, बड़ और बरगद की शाखाएं नीचे आती ऊपर जाती हैं, उसकी शाखाएं ऊपर जा रही हैं। भरत कुटिया जगह है अयोध्या में जिसमें बड़ की शाखाएं नीचे हैं। वो क्यों? वो बड़ है जब हनुमान जी हिमालय से लेके संजीवनी श्रीलंका जा रहे थे, तो उस जगह भरत बैठे थे। उन्हें लगा कि कोई राक्षस जा रहा है, उन्होंने तीर चलाया था, याद हो, और हनुमान जी के लगा था। हनुमान जी गिरे थे, तो उन गिरते समय जय श्री राम कहा। तब उस बड़ ने अपने सारे पेड़ों शाखाओं को ऊपर करके हनुमान जी को बचाया था। ये दोस्तों कहानियां हमारे देश में बहुत अलग हैं। इनकी वापस मिले ना सीताराम के बिना, अरे बेरा पड़े ना हनुमान के बिना। अरे वापस मिले ना सीताराम के बिना, बेरा पड़े ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। अब हमारे बीच दोनों बच्चों के पेरेंट्स, पिता पापा यहां मौजूद हैं। मैं चाहूंगा उन दोनों को सुनना चाहेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा स्वीटी के पापा ढाका जी, जो जयपुर पुलिस में जॉब करते हैं, मंच पे आए, अपनी बात रखें, तालियां बजाते हुए उस पिता का सम्मान करें जिस पिता के घर में एक ऐसी लाडली बेटी पैदा हुई कि समाज का नाम क्या, परिवार का नाम क्या, सीएलसी का नाम क्या, आप सबके लिए प्रेरणा बने। ये सामने लगे दो फोटो आपकी जिंदगी में प्रेरणा दे सकते हैं। ये फोटो आपकी जिंदगी में प्रेरणा देंगे आपको, ऐसा माना। जोरदार तालियां बजाएं पिता के लिए जिसके घर में ऐसी लाडली बेटी पैदा हुई है। सर्वप्रथम मैं यहाँ सीएलसी परिवार का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा।
जिसने हमें यहाँ आज बोलने का मौका दिया। और मैं यहाँ इस अवसर पर कुछ ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, जो प्रैक्टिकल बातें एक पेरेंट्स की होनी चाहिए वही बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। असल में जो ये सफलता है वो पेरेंट्स की नहीं, बच्चों की मेहनत का परिणाम है, और जो संस्थान है वो उसकी गाइडेंस है। पेरेंट्स का काम सिर्फ इतना ही है कि वो उनको समय समय पे मोटिवेट करते रहें और उनको जो भी सुविधाएं वो मांगे वो उपलब्ध करवाते रहें। असल में इस दुनिया में उन्हीं को सब कुछ मिला है जिन्होंने कभी चाहत नहीं रखी। हमने बेटी को भेजा, कभी भी ये नहीं सोचा कि ये डॉक्टर बनेगी। हमने यही सोचा कि ये जीवन में 10-12 घंटे प्रयास मेहनत करना सीख जाए तो ये अपना बेस्ट कर लेगी। तो सभी पेरेंट्स से यही अनुरोध है, कभी अनावश्यक प्रेशर नहीं डालें और यही रखें कि 10-12 घंटे जो बच्चा मेहनत कर लेगा वो जीवन में कुछ अच्छा कर जाएगा। तो मोटी मोटी बातें यही हैं कि बच्चों से अनावश्यक अपेक्षाएं नहीं रखें, उन पे दबाव ना डालें, उनको हमेशा सहयोग करें, मोटिवेट करें कि उन्हें इतना ही कहें कि हाँ बेटा आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो यही है मेरी तरफ से कि बच्चों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें और उनका सहयोग करें। जय CLC, धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। मैं चाहूंगा राव साहब आए, ओझल के पिताजी एक बार तालियां बजाएं जोरदार आप। आज इस सिक्कर की पाक और पवित्र सरजमी पर उपस्थित सभी गुरुजन, आदरणीय बोस, इनकी पूरी डायनेमिक फैमिली, CLC, जय CLC, जय जय CLC। आज तक मैं CLC के किसी टीचर से व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिला हूं। मेरी बेटी ने जो मुझे बताया वही मेरे लिए काफी था। संस्कृत में कहते हैं श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखिए, आदर भाव रखिए, खुश रहिए। प्यारे बच्चों, आप सिर्फ इस भ्रम में ना रहें कि एक सिर्फ पढ़ाई करने से ही हम कामयाब हो जाते हैं। उसके साथ बहुत दूसरी चीजें भी हैं। 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये सब चीजें जो यहां आपको उपलब्ध हैं ये भी बहुत मायने रखती हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन एक आप स्पेशलिस्ट आई सर्जन बन सकते हैं, लेकिन आप एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार नहीं करा सकते, तो वो शिक्षा व्यर्थ है। इस CLC परिवार में मैं तो कई बार बहुत अचंभित रहता हूं कि किसी एक व्यक्ति में, बॉस को मैंने अपना बड़ा भाई स्वीकार किया हुआ है, मित्र भी हैं, मैं कई बार बड़ा अचंभित रहता हूं किसी एक व्यक्ति में भगवान इतने गुण कैसे दे देता है। आपका सौभाग्य है और मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे कई बार चिढ़ होती है कि मैं बॉस का स्टूडेंट क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैं एज ज्यादा है, मेरी गैप था इतना कि हम नहीं रह पाए। आप लोगों को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि बॉस के सानिध्य में और बॉस का मतलब है कि पूरी टीम भी बॉस जैसी ही है, चाहे टीचर्स हो चाहे नॉन एकेडमिक टीम हो, पूरी CLC जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल वैसी है जैसे बॉस हैं। तो आपका तो बहुत सौभाग्य है कि आप बॉस के सानिध्य में यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, और फ्री में मनोरंजन भी आपका ऐसा हो रहा है जो हाई लेवल का, जो आप पैसे में भी नहीं ले सकते, वो मनोरंजन भी आपको मिल रहा है, भक्ति भाव भी मिल रहा है। आज के इस भक्ति भाव से ओतप्रोत कार्यक्रम में दिन भर की जो थकान थी, मैं 6 बजे घर से चला था अपनी बेटी के साथ, वो भी दूर हो गई बिल्कुल। इससे पहले भी मैं अनुभव करता रहा हूं कि आप वहां हैं वास्तव में जहां आपको होना चाहिए। सभी प्यारे बच्चों और उनके साथ आए हुए अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि अभिभावकों का, माता पिता का सिर्फ रोल ये नहीं कि हमने भेज दिया बात खत्म। आपका एक बहुत अहम रोल बनता है कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट रखें, हमेशा प्रोत्साहित करें। आप जो कर सकते हैं वो अध्यापक भी नहीं कर सकते। माता पिता से मेरा यह अनुरोध है कि आप जो कर सकते हैं वो शायद अध्यापक भी नहीं कर सकते। अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जो कर सकते हैं उनको मोटिवेट रखने के लिए, उनको हमेशा प्रेरित करने के लिए, पॉजिटिव बात करने के लिए, वो कोई नहीं कर सकता।
वात्सल्य भाव जो है वो बच्चे की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अध्यापक के पास भी एक निश्चित समय होता है, उतने समय ही वो उसको मोटिवेट कर पाता है, बाकी पढ़ाई का बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो माता पिता से मेरी विशेष विनती है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि अपने बच्चे को हमेशा पॉजिटिव रखे। ये मेरा अनुभव भी है। जब कभी भी ओजल 5-10 नंबर कम आते थे तो ये रोने लग जाती थी या बिल्कुल ऐसी ही मतलब कंडीशन में हो जाती थी, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि क्यों 5-10 नंबर कम होने से क्या हो गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तब मुझे उसको खुश करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी, मान मनुहार करनी पड़ती थी और दिक्कत होती थी। तो मुझे जो अनुभव हुआ वो ये हुआ कि अगर पेरेंट्स बच्चे को मोटिवेट रखेंगे तो किसी तरह की समस्या कम से कम इस लेवल की तो नहीं आएगी, इमोशनल लेवल की तो। और बच्चों से भी एक अनुरोध है छोटा सा कि वो माता पिता के साथ शेयर करें, कोई बात छुपाए ना। बाकी तो सीएलसी का कुछ बखान करने की इतनी जरूरत नहीं है। आज मैं तो चलो ओजल का फादर हूं, जो आम आदमी है, जो इस लाइन से कहीं भी नीट जेई से टच है, वो हर आदमी सीएलसी के बारे में खूब जानता है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो सही जानकारी आराम से लोगों तक पहुंचा देता है। इस सीएलसी में जब पहली बार मैं आया था, और एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि मैं और कहीं गया भी नहीं। मुझे तो मेरे मित्र ने बताया था, एक राकेश मास्टर जी थे मेरे मित्र टीचर, उन्होंने मुझे बताया था, कोई यहाँ से उनके दोस्त की बेटी पढ़ के गई थी, सेलेक्ट हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो दूसरा मैंने कोई कोचिंग आज तक विजिट ही नहीं की। यहाँ आने के बाद मुझे लग गया था, जच गया था कि हाँ मैं परफेक्ट जगह पे हूँ। थोड़ी बहुत चिंता थी क्योंकि ओजल बाहर नहीं रही थी कभी भी। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पिछली पीढ़ियों का तो किसान परिवार का रहा है। उसके बाद फादर साहब पुलिस में थे, टीचिंग में थे परिवार, हम इसके मम्मी पापा हम दोनों टीचर हैं। तो उस तरह का मेडिकल लाइन का कोई किसी तरह का फैमिली हिस्ट्री नहीं थी कि भाई कोई डॉक्टर हो या कोई इस तरह का कुछ भी हो। ये पहली बेटी मेरे परिवार की पहली बेटी है जो डॉक्टर बनी है, और वो भी डॉक्टर भी इस हाई लेवल की बनी है कि एम्स दिल्ली। ये तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी। पिछले साल इसको कॉलेज मिल रहा था हमारे लोकल में फरीदाबाद, लेकिन बॉस ने बिल्कुल एक स्टेट लाइन में कह दिया था, नहीं, जिस कॉलेज में जो कॉलेज मेरी ओजल बेटी को मिलेगा उसके लायक मेरी बेटी नहीं है, ये बहुत और अच्छे के लिए है। शायद बॉस ने भी ना सोचा होगा एम्स दिल्ली का, तो मैं भी ये सोच रहा था 700 के आसपास कहीं आ जाएगी। लेकिन अब जो ये परफॉर्मेंस आई है इसमें बॉस तो बार बार यही कहते हैं कि बच्चे का योगदान है। बच्चा तो पिछली दफा भी वही था, मेहनत थोड़ी कम करी होगी, अब की बार और ज्यादा कर ली होगी, लेकिन जो मोटिवेशन यहां से मिला है सीएलसी से शायद नहीं मिलता। बढ़ जाते 10-20 नंबर बढ़ जाते, 612 पे थी 50 पे आ जाती। लेकिन जो ये स्कोर आया है, कई तरह की अचीवमेंट हो गई है। 100 की लिस्ट में भी है, फीमेल टॉपर्स में भी है, 20 की लिस्ट होती है। हमारे रेवाड़ी से तो कोई एम्स दिल्ली गया ही नहीं 8-10 साल से। हरियाणा की भी गर्ल्स की तो टॉपर होगी, बॉयज का खैर चेक नहीं किया मैंने। और इस अचीवमेंट से मैं इतना अभिभूत हूं, इतना प्रभावित हूं, और मैं इसका टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इसका सारा क्रेडिट ओजल को नहीं देता हूं। मतलब वात्सल्य भाव में मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा कि सब कुछ ओजल का ही है। संस्था का बहुत बड़ा रोल है, मोटिवेशन बहुत ज्यादा है। ये जो असेंबली वगैरह है इनका भी बड़ा प्रभाव है। अब मैं तो ये सोचता हूँ इतने अच्छे संगीत में भक्तिपूर्ण और इस तरह के मोटिवेशनल एनवायरनमेंट में कोई बच्चा कैसे डिप्रेशन में जा सकता है, या उसके मनोभाव इस तरह के हो सकते हैं, थकान कैसे महसूस कर सकता है। इस तरह के एनवायरनमेंट में तो थके हुए आदमी की भी थकान उतर जाती है। अगर पेरेंट्स सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हो, या यहां पर भी जो पेरेंट्स यहां हैं अवेलेबल हैं, सभी से मेरा यही अनुरोध है कि सीएलसी में विश्वास रखें, बॉस में विश्वास रखें, संस्था की जो सेट ऑफ रूल्स है उनमें विश्वास रखें। और प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सीरियस होकर, थोड़ा सा सिंसियर होकर बस सिर्फ सीएलसी को फॉलो करते रहें, अपने आप में बिल्कुल ईमानदार रहें। जरूर आपको सफलता मिलेगी, और जिसको सफलता नहीं भी मिलेगी वो अगले बार प्रयास करे, कभी विचलित ना हो। भगवान हमारे लिए जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। अगर ओजल को पिछले साल में एडमिशन करा देता तो
कहीं इधर उधर के कॉलेज में होती, अब एम्स दिल्ली में गई है, तो उसने सोच रखा था कि इसको यहां नहीं भेजना, इसको वहीं भेजना है जहां वो चाहता है। मेरे चाहने से कुछ नहीं हुआ, परिवार के चाहने से भी कुछ नहीं हुआ। तो बच्चों से भी है कि अगर कम 32 नंबर हो जाए, लास्ट में भी अगर स्कोर कम आ जाए तो विचलित नहीं होना है, अगले साल के लिए तैयार होना है, अपने आप को बिल्कुल बूस्टअप रखना है। और किसी तरह से भी संस्था के प्रति अगर आप वफादार रहेंगे तभी आप ये सब कर पाएंगे। मन में श्रद्धा भाव पॉजिटिव होने चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। श्रद्धा रखो संस्था के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, और माता पिता के विश्वास को कायम रखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू राव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लोग तेजा जी को मानते हैं, जो नहीं जानते, सुनो क्या है तेजा जी। तेजा जी नागौर के पास खरनाल गांव में, बट पहला एग्जाम्पल, वो अपने खेत जोतने खुद गए मां के कहने पे, कि मां ने कहा कि खुद अपना काम करोगे तो अच्छा अनाज पैदा होगा। तो पहला मैसेज दिया तेजा जी की मां और तेजा जी ने कि अपना काम खुद करना चाहिए, इसलिए हम सीएलसी का काम आप देखो सुबह शाम खुद करते हैं। फिर आगे चलें, तेजा जी की बचपन में शादी हो गई थी, बहुत छोटे। तो तेजा जी को कोई मानता है, वो आदमी शादी से पहले लड़का लड़की देखने जाए तो उसका तेजा जी को नहीं मानने वाला। तेरे माँ बाप ने देख ली तो तेरे माँ बाप से बड़ी पसंद तेरी, और मैं मेरे साहिल के लिए कह सकता हूं इस बात के, मुझे प्राउड है मेरे बेटे में, उसका मेरे बाप ने देख, मेरे बाप से बड़ा हूं क्या मैं। पहला केस। दूसरा एग्जाम्पल दिया। फिर तेजा जी अपने ससुराल गए, उससे पहले अपने बहन को लेके आए, उनकी बहन के प्रति प्यार था उनका। अपने ससुराल में गए तो रात को जब वहां जाके सोए थे, थोड़ी गंभीर बात करूंगा, यहां ध्यान सुनना, वो अपनी पत्नी से, पेमल से पहली बार मिल रहे थे शादी के बाद, और रात को 9 बजे उसी गांव की एक गुजरी बहन की गाय कुछ चोर ले गए। उस गुजरी ने कहा कि इस गांव में कोई ऐसा सूरवीर है क्या जो मेरी गाय ले। जो एक 18 साल 17 साल का नौजवान पहली बार अपनी पत्नी से मिल रहा है, वो उस मिलन को छोड़ के उस पराई जिस बहन को जानता नहीं उसकी गायों को लाने के लिए वो, आप सोच के देखें, छोड़ के जाते हैं, लड़ते हैं। रास्ते में एक सरप मिलते हैं, सरप को बचाते हैं, तो सरप उनको श्राप देता है कि तूने क्यों बचाया, मैं तो मर रहा था, मैं तुझे डसूंगा। तो तेजा ने कहा कि अभी तो मैं इस गुजरी बहन की गाय लाने जा रहा हूं, मैं वापस आके वचन देता हूं तेरे को, वापस तेरी जगह आऊंगा मैं, और उस समय तो डस के मुझे खत्म कर देना चाहिए। सरप ने कहा ठीक है तेजा तू जा। वो लड़ाई जीतने के बाद वापस सारी गायें इस बहन गुजरियों देने के बाद तेजा जी सरप के पास गए, वचन निभाया। तेजा जी का पूरा शरीर उस लड़ाई में खून से लहूलुहान हो गया था। सरप उस जगह को नहीं डसता जहां लहू हो पहले, तो सरप ने भी उस पे, तेजा जी पे विश्वास नहीं, सो मैं डसूंगा नहीं यार, ठीक है, उसमें गुस्से में कह दिया होगा। सरप ने कहा कि तेजा तेरे शरीर पे पूरी खून है, मैं नहीं डस सकता। तो तेजा ने कहा मेरी जीभ जो है इस पे खून नहीं है, आप मेरी जीभ को डस लें। और आप सब जानते हैं तेजा जी का गांव खरनाल है, उनका ससुराल वहीं नागौर के पास ही है, सुरसुरा एक गांव है जहां आज भी मंदिर है। उस जगह उस सरप ने डसा तेजा जी को, और वहां वो अपनी जिंदगी का आखिरी सांस ली एक छोटी सी उम्र में। 1100 साल हो गए तेजा जी को, आज भी लोग उनको याद करते हैं। आज भी किसान हल जोतता तो तेजा जी को याद करते। तो तेजा जी को मानने वाले लोगों, पहली बात, जो काम करते हो खुद करें। शादी मां बाप जहां कर दें उसको स्वीकार, रिश्ता निभाएं। गरीब की सहायता करें, ताकतवर है तो उसकी हेल्प करें कि है काम आदमी का, और वचन दे दिया तो वचन निभाएं। तब तो हम उनके वंशज हैं, तब हम किसान पुत्र को मानने वाले हैं। तो एक अच्छा सा लोकगीत है, इसको ना मैं गीत कहूंगा ना भजन कहूंगा, लोकगीत है कि लाग्यो लाग्यो जेठे ओ साड कंवर तेजा रे। मां कह रही है केवल ढोल, लाग्यो लाग्यो जेठे ओ साड कंवर तेजा रे, लग तो ही तो लाग्यो सावण हाथ वो तेजा, लग तो ही लाग्यो सावण भाद वो। अरे अतरी अतरी गहरी नींद सूतो कैया तेजा रे। मां कहती है बारिश हो गई थी, हल जोतते टाइम आ गया था, कि अतरी अतरी गहरी नींद सूतो कैया तेजा रे,
थारे तो साई ना बीजे बाजरो तेजा, थारे तो साई ना बीजे बाजरो। तो तेजा कहते हैं वहां से कि अतरी अतरी झूठ मध्य बोल माता झरणी ये, अतरी अतरी झूठ मत बोल माता झरणी ये, मारण साई ना खेले गोर में उमाई, मारो साई ना खेले गोर में। पहले हल से बैल से हल जोतते थे, प्योर राजस्थानी में शब्दों का कुछ आपके हो सकता है। तो माता कहती है कद का उब्या हाली हल खेड़ा कंवर तेजा रे, कद का उब्या हाली मतलब जो उनके घर पे लोग काम कर रहे थे, जो उनकी घर के जो स्टाफ के लोग जो खेत जोतते थे वो वेट कर रहे हैं तेरा, क्योंकि जाके हल सोतिया बोलते हैं उसको, जो पहला उसको हल जोतने को, हल जोतने की शुरुआत को हल सोतिया, हल से शुरुआट करना। तो माँ कहती है कद का उबा हाली हल खेड़ा कंवर तेजा रे, नाना नाना टापर खेले गोर में तेजा, नाना नाना टापर खेले गोर में। माँ ने कहा हाली कब से वेट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते, तू बच्चा नहीं है। और अगली बात जो माँ ने कही वो मेरे जीवन की श्रेष्ठ लाइन मानता हूं मैं। माँ कहती है हाली तैयार है, वो हल जोत के आ जाएंगे, बट तेरे को मैं क्यों कह रही हूं कि हाली हाली कह बायोड़ा, हाली कह बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे, हाली कह बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे, थारे तो बायोड़ा मोती नीप जय ओ तेजा, थारे तो बायोड़ा मोती। और ये मोती इस बार साइल और समर ने जो हल जोते उसकी मैंने मोती तो है, ये मोती पैदा हुए ना इस बार। 29 साल में मैं अकेला ही चला था, 29 साल में रिजल्ट नहीं आ पाया साहब, मेरे अकेले से मेरी टीम से रिजल्ट नहीं आ पाया। अभी वो स्वीटी के पापा जी कह रहे थे, उनकी बुआ जी कह रही थी कि भाई हमारी बच्ची बता रही कि बोस थोड़ा सा पेपर हार्ड दिलाता, बोस को डर रहते हो। चुनाव में चला गया, साहिल सर ने पेपर भी इजी कर दिए और सबसे फ्रेंडली हो गए थे, तो रिजल्ट का सारा श्रेय साहिल सर को जाता है। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं साहब, बिल्कुल मुझे स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। हर टीचर और पिता का सपना होता है कि अपने बच्चों से हारे, अपने बच्चों से पीछे। तो ये हाली का बायडा, तो साहिल समर और पूरी टीम का आशीर्वाद है कि हाली के बायोड़ा मूंग मोठ निपजे तेजा रे, थारे तो बायोड़ा मोती नीप जे ओ तेजा, थारे तो बायोड़ा मोती नीप जे। तो ये कहते तेजा जी फिर खड़े हुए, आप इस सेमिनार के बाद जाओगे पढ़ाई करोगे, कट्ठे तो पड़ी है महारी रास माता झरनी ये, रास मतलब जो बैल चलता है, कट्ठे तो पड़ी है महारी रास माता झरनी ये, कट्ठे तो पड़ा ही नेकड़ गांग सा ओ मैया, कट्ठे तो पड़ा ही नेकस गांगड़ा, अरे कट्ठे तो बंधा ही मारा बैल माता झरनी ये, कट्ठे तो बंधा ही मारा बैल माता झरनी ये, कट्ठे तो बंधा ही मारा बैल माता झरनी ये, कट्ठे तो पड़ी है हल और हालड़ी ओ माई, कट्ठे तो पड़ी है हल और हालड़ी, अरे ठाणा में भंजा ही बैल पाड़े में हल हालड़ी, ठाणा में बंधा ही बैल पाड़े में हल हालड़ी, खूंटा तो टंगी है राशा सार ले तेजा, खूंटा तो टंगी है राशा। दोस्तों बस ये कुछ लाइनें मुझे आपके बीच गानी थी। जब भी छुट्टियों में जाओ तो YouTube पे पूरा ये बन गा रखा है, इसको आप सुनना कभी अकेले। और जिंदगी में किसी एक ऐसे व्यक्ति की पूजा जरूर करनी चाहिए जिसको महापुरुष कहते हैं। हम दावे से कह सकता हूं कि मैंने जब मेरे गुरु को भगवान का रूप दिया तो गांव में जन्मा हुआ सामान्य श्रवण नहीं,
सीएलसी वाला सीकर कर दिया, माफी चाहता हूं, मेरा कोई रोल नहीं, रोल मेरे गुरुदेव का है। तो क्यों ना उनकी आरती, उनकी पूजा की लाइनें गाएं कि तेरे जैसा यार कहां ऐसा यार, साथ गाएं मेरे, तेरे जैसा यार कहां, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना, तेरे जैसा यार कहां ऐसा यार आना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को, यारा तेरी यारी को हमने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना, तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा यार कहां ऐसा यार। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना वो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना वो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना, तेरे जैसा यार कहां ऐसा यार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुजाय वरनौ रघुवर विमल यशु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई गुरुदेव की जय मान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वर्ज ओ ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊसा शंकर सुमन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगे विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर को आतुर प्रभु चरित्र सुन को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभार सहस वदन तुम रो यश गाओ नारद शारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ पे कवि कोविद कहीं सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दी तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भव सब जग जान युग सहस्त्र योजन पर भानु लीनो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जल बिलांग गए अचरज नाम दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते राम द्वारे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिन पैसार सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हाँपते कांप भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना
नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत दी संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाओ चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पा जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जा जहाँ जन्म हरि भक्त और देवता चित्त नहीं धरहि हनुमत से ही सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की ना जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की ना जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की ना जो सब बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख हो कोई पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेहरा कीजे नाथ हृदय में दे पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई गुरुदेव की जय।